अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम क्योर एंड केयर के साथ में हूँ आपका मेज़बान ताहिर महमूद। ख़वातीन हज़रात, आप जानते हैं कि जितनी एलिमेंट्स और डिजीज़ की आज तक हमने बात की है, उसमें से बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो क्रॉनिक हैं, जिसमें पेशेंट्स को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर किया जाता है। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा हमारे माशरे में है, और वो सर दर्द के बाद उसका नंबर आता है। आमतौर पर हम बात करते हैं आमतौर पर कमर के दर्द की। फीमेल्स हों, मेल्स हों, एल्डरली पेशेंट्स हों, कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक पेशेंट हो, वैसे स्ट्रेस हो, सबसे पहले कहते हैं मेरी कमर में शदीद दर्द है। अच्छा, दर्द को कल तक हम सिम्टम समझते थे और आमतौर पे कहते थे कि डिजीज़ ट्रीट करेंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ पेन मैनेजमेंट को एक डिजीज़ और एक स्पेशलिटी बना दिया गया और ये रिकॉग्नाइज्ड है। और इसीलिए हमने एक प्रोग्राम पहले भी आपके साथ किया था, जिसमें हमारे साथ मौजूद थे वेस्टेज हॉस्पिटल एंड पेन सेंटर के एंटरप्रेन्योर भी हैं, और इन्होंने पेन के ऊपर पाकिस्तान में बहुत काम किया है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर आसिफ गुलकियानी। आज फिर वी आर वेरी लकी टू हैव हिम, और आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कमर दर्द की। और कमर दर्द के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब कैसे एज वाइज, जेंडर वाइज और इस पेन की क्लासिफिकेशन वाइज लोगों को क्लासिफाई करते हैं, और इस पेन की मैनेजमेंट क्या है। तो इसके लिए हम स्ट्रेट अवे आपका टाइम मजीद नहीं लेते, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द शो। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम आपसे स्टूडियो से बात हो रही थी, आज 1-on-1 बात हो रही है, और मैं देख रहा हूँ कि पूरा ये जो सेटअप है ये प्योरली एक ही चीज़ को ट्रीट करने के लिए है, वो है दर्द। पहले तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि कल को एक ज़ुकाम का क्लिनिक भी खुल जाए, आप सिम्टम्स के ऊपर क्यों क्लिनिक खोल रहे हैं? क्या ये सिम्टम है या वाकई डिजीज़ है? और फिर हम चलेंगे आज के टॉपिक पे, कमर दर्द पे। अच्छा, इसमें यूँ है ना कि सिम्टम के तौर पे तो इसको लिया जाता रहा, सदियों से हम ले रहे थे कि पेन, और बाज़ बल्कि ये कहते हैं कि नो पेन नो गेन, दर्द नहीं होगा तो आपको कुछ दर्द लेना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों में। तो और दर्द को समझा जाता था कि अल्लाह की तरफ से एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आपने सहना है आपको। और फिर इसके ऊपर जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट चेंज हुआ वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। एक अमेरिकन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही थे, डॉक्टर जॉन बोनिका उसका नाम था। तो वो जॉन बोनिका के पास पेशेंट्स आते थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वेटरन्स, ज़ख्मी थे, किसी की एम्पुटेशन हो गई है, किसी को चोट लगी है, ज़ख़म। उसने देखा कि ये ज़ख़म ठीक हो गए बाकी उसका, लेकिन दर्द नहीं ठीक हो रहे, कुछ दर्द ऐसे थे जो नहीं ठीक हुए। तो उसके लिए उसने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जो आम ट्रीटमेंट्स हैं वो उसको इफ़ेक्ट नहीं करती, गोलियां नहीं असर करती, और उस जो पेन्स हैं उसकी वजह से उसके बहुत सारे फिज़िकल प्रॉब्लम, वो पूरा उसकी बॉडी का, उसकी थिंकिंग, उसके जो था सोशल, उसके जो थी इंटरेक्शंस, मैरिजेस, लाइफ के कॉन्सेप्ट्स, जॉब, हर चीज़ जो थी ना वो इफ़ेक्ट होती है कि जब आप परसिस्टेंट क्रॉनिक पेन रहता है। तो उसने उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट दिया कि जी पेन को एज ए डिजीज़, जो क्रॉनिक परसिस्टेंट पेन्स हैं इसको हमें एज ए डिजीज़ प्रोसेस करना है। और वो पहला पेन क्लिनिक जो बनाया वो 1952 में उसने अमेरिकन एक टेकोमा सिटी में उसने बनाया। देन पेन क्लिनिक का एक काम आ गया कि ये है जो जिसमें पेन मैनेजमेंट होगी या पेन को रिलीफ देने के लिए कुछ मोडेलिटीज़ को हम इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि हम तक लेट इन्फॉर्मेशन पहुंची है, अदरवाइज़ तो ये आज से अराउंड 70 ईयर्स पहले ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई थी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं कमर दर्द की तरफ। अच्छा, कमर दर्द की पहले तो मैं चाहूँगा कि एक आसान अल्फाज में एक सिंपल डेफिनेशन और फिर इसकी क्लासिफिकेशन बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए। बैक एक, वैसे तो जैसे आपने कहा ना कि हर एज में, हर उम्र में कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उसको बैक एक होता है, और उसमें यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, कोई गोली दवाई खाते हैं, वो ठीक हो जाता है। और जो इस तरह से शॉर्ट टर्म पेन होगा उसको हम एक्यूट पेन कहेंगे, एक्यूट बैक पेन। बाज़ दफ़ा कोई मूवमेंट की है तो वो कहते हैं जी आप में चुक निकल आई, हिलजुल नहीं सकता, सीधा नहीं खड़ा हो सकता, सीधा बैठ नहीं सकता। वो वक्ती तौर पे कमर के जोड़ हैं छोटे, उसमें कोई जोड़ का कोई हिस्सा जो है वो उस पर खिंच लग गई और या मसल खिंच गया तो एक्यूट पेन कह सकते हैं। और एक्यूट पेन जो है वो अगर परसिस्ट कर जाए, 3 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर जाए, आप में दर्द नहीं ठीक हो रहा, फिर हम उसको कहते हैं कि अब ये क्रॉनिक पेन है। और फ़र्क ये है कि एक्यूट पेन को चूँकि बॉडी का एक मैकेनिज़्म है, बॉडी अपने आप को खुद हील करती है,
उसके अंदर अल्लाह ताला एक निज़ाम लगाया हुआ है। ज़ख़म होता है तो वो बाहर भी ज़ख़म है तो वो आहिस्ते आहिस्ते हील हो जाता है, अंदर का ज़ख़म भी, अंदर की चोट भी हील हो जाती है। लेकिन अगर 3 महीने से हील नहीं हुई तो इसका मतलब है कि अब वो बॉडी की अपनी हीलिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड चला गया, अब कुछ इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। और वो इंटरवेंशन जो है ना उसके लिए तो अब जनरली हम इसको एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन में डिवाइड करते हैं कि जी ये और उसके हिसाब से फिर एनाटॉमी की बेसिस पे अगर हम बात करें, फिजियोलॉजी की बेसिस पे बात करें, नर्व्स का कितना रोल है इसके अंदर, मसल्स का कितना रोल है, बोन का अपना कितना रोल है, क्या इसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन है? अच्छा, इसमें जो बैक पेन है ना, बैक पेन को एक तो आइसोलेटेड है कि बिल्कुल प्योर बैक पेन, कमर में दर्द हुआ। दूसरा, इसके बाज़ दफ़ा या मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंटेशन ये होती है कि बैक पेन हुआ साथ टांग में भी दर्द जा रहा है, जिसको शाइटिक पेन भी कहते हैं। और उसमें अगर शाइटिक पेन है, प्योर शाइटिक पेन का तो मतलब ये है कि आपके कोई डिस्क जो थी मोरों के दरमियान, जो डिस्क थी वो बल्ज कर गई, पीछे की तरफ पिचक उभर गई और उस उभार ने किसी एक नर्व को दबा लिया और वो जो नर्व्स हैं नीचे टांग में जा रही हैं, जिसको दबाएगी उसके हिसाब से, तो दैट इज़ टिपिकल शाइटिक पेन। वो आमतौर पे चलने में ज़्यादा होता है, लेकिन बैक पेन, जो प्योर बैक पेन है, उसमें कमर में जोड़ होते हैं, छोटे जोड़, बड़े जोड़, कुछ लिगामेंट्स होते हैं, कोई मसल्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी दर्द कर सकती हैं। और वो दर्द आमतौर पे ज़्यादातर बैक में होता है और कुछ दर्द जो कमर के जोड़ों के दर्द हैं वो भी टांग की तरफ रेडिएट करते हैं, तो उनको हम शाइटिका नहीं कहेंगे। अगर हम डायग्नोज कर लें कि हाँ ये जोड़ का दर्द, छोटे जोड़ का, फेसेट जॉइंट का या सैक्रोइलिक जॉइंट का दर्द जो है ये टांग में रेडिएट कर रहा है, तो उसको सूडो शाइटिका कहा जाएगा। इवन कोई लिगामेंट भी अगर दुख रहा है तो उसका पेन भी रेडिएट कर सकता है टांग की तरफ। तो इसलिए हर वो दर्द जो टांग में जाता है वो शाइटिका नहीं होता। तो शाइटिका वही होगा जिसमें नर्व प्रेस हो रही होगी, और आमतौर पे शाइटिका जो है वो चलने में उसमें दर्द बढ़ती है और बैठ जाए तो दर्द। लेकिन अगर आप बैठने में भी दर्द हो रही है तो फिर हमें गौर करना पड़ता है कि इसका हो सकता है कि कमर के कुछ जोड़ जो है वो दुख रहे हो, आमतौर पे वो एक वजह होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि डीजेनरेटिव डिजीज़ हैं, एज के साथ आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, स्पाइन के अंदर आमतौर पे स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है, उसका रोल कोई आता है बैक एक में? बिल्कुल है, वही एक बड़ी कॉज जो एज के साथ है, जो उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस आती हैं। डीजेनरेटिव चेंजेस आपकी बोन्स में भी आती हैं, लिगामेंट्स में भी आती हैं, जो डिस्क्स हैं, जो वर्टिब्रा के दरमियान डिस्क हैं, वो उनमें भी चेंजेस आती हैं और वो डिस्क या तो बिल्कुल पिचक जाती हैं और दो मोरों के दरमियान में जो फासला है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से कोई नर्व दबना शुरू हो जाती है, या वो डिस्क जो है वो वीक हो गई, उसका जो आसपास रिंग है वो कमज़ोर हो गया, उसने बल्ज किया, उसने पीछे जाके तो फिर नर्व्स को आमतौर पे वो बैक पे दबाती। इसी तरह से जो जोड़ हैं, जैसे अभी हम फेसेट जॉइंट्स की मैं बात कर रहा था, तो फेसेट जॉइंट्स एक तो दो मोरों के दरमियान में हर लेवल के ऊपर एक, दोनों तरफ एक एक फेसेट जॉइंट होता है। फेसेट जॉइंट छोटे साइज़ का समझ लें नी जॉइंट है। तो जितना घुटने में एक एज रिलेटेड या डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं और जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, इसी तरह का ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है फेसेट जॉइंट्स में भी होता है। बिल्कुल फेसेट जॉइंट का आर्किटेक्चर नी जॉइंट की तरह का है, उसमें वो सारे मसाइल हो सकते हैं कि जो, ठीक है ना। तो इस तरह से नी जॉइंट, लेकिन नी जॉइंट का प्रॉब्लम नौजवानों में भी होता है जो ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, खेलते हैं, फुटबॉलर्स हैं, ट्विस्ट हो गया किसी की वजह से। तो इसी तरह से यंग के अंदर भी बैक पेन जो होता है उसमें भी फेसेट जॉइंट्स का रोल है कि जब वो ट्विस्ट करता है, कोई मूवमेंट है तो जॉइंट को है, लेकिन को रगड़ा लग जाता है या उसका कोई इंजरी हो जाती है। लेकिन आम तौर पे जो लोग रेगुलर एक्सरसाइजेज वगैरह करते रहते हैं उनमें बैक के प्रॉब्लम्स कम होते हैं। डाइट के साथ भी इसका तल्लुक कुछ है, कुछ जो है एक्सरसाइज लेवल के साथ है। तो अगर वो हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमारे लिगामेंट्स, मसल्स, बोन स्ट्रॉन्ग रहती हैं और वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरफ था। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ, मैंने किसी भी स्पेशलिटी में डॉक्टर साहब बात की है ना, उनने कहा कि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल और हमारा जो डाइट पैटर्न है,
स्पेशली जो हम बाहर से फास्ट फूड हमारे बच्चे लेते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, उनका यकीन कीजिएगा डॉक्टर साहब, गायनी से लेके गैस्ट्रो तक हर बंदे ने कहा यार इसका नुकसान है। अब आप आ जाएं बैक पेन की तरफ, अब आप आ जाएं क्या ओबेसिटी इसको ट्रिगर करती है और कौन कौन से इसके ऊपर रिस्क फैक्टर्स होते हैं? ओबेसिटी देखें ना, ओबेसिटी तो एक इम्बैलेंस है, बॉडी का एक मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है जो आपने या खुद क्रिएट किया है या किसी डिजीज़ के साथ है। कोई ना कोई ऐसा मसला हुआ है कि आप, ओबेसिटी का मतलब यह है कि एक ऐसी मशीन जिसका एक वेट बेरिंग कैपेसिटी थी, आपने उससे ज़्यादा अपने उसको लोड कर दी, तो अब जाहिर है कि उसकी हर चीज़ जो है ना वो इफेक्ट होगी, उसके जॉइंट्स को भी इफेक्ट होगा। तो एक यूनिवर्सल रिस्क फैक्टर वो तो यूनिवर्सल रिस्क फैक्टर। उसके अलावा ये है कि आपको डाइट में हम हमेशा से ये प्रमोट करते थे कि जी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट की अपना उसमें चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें इवन बैलेंस डाइट के अंदर भी हमें अवेलेबल नहीं हो रही, विच जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त विटामिन डी है। तो विटामिन डी हमें या सूरज से मिलती है, सनलाइट जब स्किन पे पड़ती है तो उसमें चेंजेस आती हैं, वहाँ से विटामिन डी बन के तो वो ब्लड में चली जाती है। ठीक है, अब चूंकि हमने सूरज में निकलना छोड़ दिया, हमारी ज़रूरत नहीं रही, हमने खेतों में नहीं काम करना, हमने जंगल में जाके नहीं काम करना, ओपन एयर हमने मर्दों ने भी नहीं करना, ख़वातीन भी पहले बाहर निकलती थी, अब उनकी भी कोई ज़रूरत नहीं। इवन सर्दियों के मौसम में भी बाहर निकल के तो सेन में, लॉन में बैठ के तो कोई ख़वातीन कहती थी इधर बिठा दो मुझे, मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, और अब कोई नहीं निकलता। अब घरों में सारे, या घर में या गाड़ी में या फिर किसी बिल्डिंग में। तो इसलिए वो जो सनलाइट से मिलनी थी वो विटामिन डी नहीं है। उसके अलावा अगर हमें मिल सकती थी तो वो डाइट में है, और डाइट के अंदर विटामिन डी सी फूड में ज़्यादा है, जो अब सी फूड हमें कॉमनली हम वो लेते नहीं। बाकियों में थोड़ा थोड़ा, अंडे में, दूध में वो थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं है रिक्वायरमेंट। अब देखा गया है कि रिक्वायरमेंट हमने बच्चों में भी चेक किया, मेरे अपने घर में भी है, बच्चों में देखा तो जो इवन फुटबॉल खेलने वाले जैसे स्पोर्ट्समैन थे उनका भी निकालो तो वो 7-8 से ज़्यादा नहीं निकल रहा, क्योंकि वो फुटबॉल भी आजकल वो फ्लड लाइट में खेलते हैं, वो रात को खेलते हैं, दिन में कोई खेलता नहीं। तो अब इसलिए विटामिन डी तो एक पक्का सप्लीमेंट के तौर पे हमें मजबूरी है, हमें लेना, मस्ट बी एडेड इन द वो हमें डाइट लेना है, हमें रेगुलर उसको देखना है। और उसके साथ जो है ना वो आपको बोन में कैल्शियम की ज़रूरत है। तो बाकी एक्सरसाइज का बहुत रोल है, एक्सरसाइज सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, और वो हमारी हो गई है, बच्चों की भी हो गई है। बच्चे जो हैं वो बैठे हैं कंप्यूटर्स पे बैठे हैं और मोबाइल के साथ खेली जा रहे हैं, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सिटिंग आइडल फॉर आवर्स, जो मतलब कभी साइकिलिंग होती थी नौजवानों के लिए, एक साइकिल चलाना एक मजबूरी भी थी। मैं तो मतलब मेडिकल कॉलेज तक मैं साइकिल पे जाता रहा, बल्कि हाउस जॉब तक मेरे पास कोई मोटरसाइकिल नहीं था, तो हम साइकिल पे जाते थे। तो वो ज़माना आप गुजर के, आप ना बच्चे साइकिल चलाते, ना बड़े साइकिल चलाते हैं, ना कोई एक्सरसाइज है। तो वो बड़ा एक बड़ा फैक्टर वो भी है कि जो हमारे बॉडी ओवरऑल और बैक, ख़ास तौर से जो बैक का मसले मसाइल हैं ये उससे बड़े हैं हमारे। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, मैंने फीमेल्स में देखा है जिनमें मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन होते हैं, उनमें बैक एक बहुत कॉमन हो जाता है, इसका कोई लिंक है पैथोलॉजिकल? सिजेरियंस न भी हो ना, तो सिर्फ जो नॉर्मल डिलीवरीज है उसमें भी, चूँकि जो हमारा प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी है उसमें बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग जो एंटीनेटल टाइम होता है, जो वो 9 मंथ्स का जो टाइम है, जब उस टाइम में जो ख़ास तौर से लोअर बैक के जो लिगामेंट्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, उनको सॉफन हो जाते हैं, और वो नेचुरल प्रोसेस है ताकि बेबी की डिलीवरी के लिए उसको बोन्स और जो जॉइंट्स, जो स्टिफ जॉइंट्स हैं, उनमें थोड़ा उसको प्ले लाने के लिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो उस टाइम के ऊपर आपको पोस्चर ड्यूरिंग सर्जरी, फर्स्ट के सिजेरियन के दौरान अगर पोस्चर सही मेंटेन नहीं किया एनेस्थीसिया में, तो वो जॉइंट्स ऑलरेडी वो जॉइंट्स लूज थे, सॉफ्ट थे, और किसी पोस्चर की वजह से उन्होंने अंडर एनेस्थीसिया अगर स्टाफ ने केयर नहीं किया तो चांसेस है। तो उसमें आमतौर पे जो जॉइंट पेन करता है वो सैक्रोइलिक जॉइंट है, जो लोअर और आम जुबान में हम उसको सूंज वाला जोड़ है कि मेरी सूंजें दुख रही, और वो जोड़ जो है ना वो दुखता है, बैठने में भी दर्द होता है, और उससे फिर आपको वो पेन आगे टांग की तरफ भी रेडिएट कर सकता है,
लेकिन ज़्यादा यही है कि जब बैठते हैं तो दर्द होता है, लो बैठते हैं तो दर्द होता है, और लोअर चेयर के ऊपर बैठे हैं, आलती पालती मार के बैठे हैं तो उससे दर्द होता है। तो वो एक टिपिकल वो सैक्रोइलेक जॉइंट पेन है। उसका ये है कि इंटरेस्टिंगली सैक्रोइलेक जॉइंट पेन काफ़ी कॉमन है, हर एज में कॉमन है, जो यंग एज में भी है, फीमेल्स में भी है और ओल्ड एज में भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी डायग्नोसिस मिस हो जाती है, इसको डायग्नोसिस नहीं किया जाता। क्या ये ओवरलैप करते हैं इसके सिम्टम किसी और ऑर्गन की डिजीज़ के साथ, या क्यों मिस होता है? ये इसको मिस करने की वजह यह है कि हमारा जो मुझे समझ आती है कि जो मेडिकल करिकुलम है ना, जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को शुरू से ही, ठीक है, तो उसमें इसकी प्रॉब्लम को कभी रियलाइज नहीं किया। ओके, हम लंबर तक की डिस्कशन कर रहे थे। हमने तो आज तक तो हमने देखा था कि जी बैक को लंबैगो कह के छोड़ देते थे कि ये लंबैगो है जी, ठीक है जी। तो अब ये हुआ है कि अब बैक की हर जो जगह है वो हमें उसको ट्रेस करना पड़ता है, एग्जैक्टली डायग्नोज करना है कि ये सैक्रोइलेक जॉइंट है, ये फैसेट जॉइंट है, ये कोई लिगामेंट है, ये डिस्क का अपना प्रॉब्लम है। अब उसके लिए फिर टेस्ट डिवाइस हो गए कि अब हम उसको डायग्नोस्टिक ब्लॉक्स लगा के चेक करेंगे। अगर हमने जैसे सैक्रोइलेक जॉइंट है उसको भी हिस्ट्री में आपको अंदाज़ा हो जाता है, कुछ टेस्ट हैं, क्लिनिकल टेस्ट हैं, वो करेंगे, लेकिन उसका कंफर्म करने का एक ही तरीका है कि हम उस जॉइंट के अंदर फ्लोरोस्कोप में देख के लोकल एनेस्थीसिया सुन करने वाली दवाई डालें। अगर उससे दर्द ठीक हो जाए तो दैट इज़ द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सैक्रोइलेक जॉइंट, इवन फैसेट जॉइंट, इवन कोई लिगामेंट अगर हमें लग रहा है कि जी लिगामेंट पेनफुल है, उसको थोड़ी देर के लिए आप उसको लोकल एनेस्थीसिया करें और पेशेंट उठ के, हाँ मेरा दर्द ठीक हो गया, तो उससे बेहतर ना एमआरआई में वो उस तरह से क्लियर चीज़ें नज़र आती हैं। तो डायग्नोस्टिक ब्लॉक्स एक्चुअली वो आपको सही गाइड करते हैं। और लेकिन अब ये ड्यूटी है जो बैक एक को मैनेज करता है कि वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करे कि प्रॉब्लम कहाँ है, वो उसको लंबैगो कह के छोड़ना। अच्छा, इसी पे अब हम चलेंगे आपके साथ। आपने पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर रखा हुआ है और आप सिमुलेशन में हमें ये बता सकते हैं कि कौन सी जगह पे क्या होगा। तो क्या हम डिस्कस कर सकते हैं इस वक्त अपने बैक एक को विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर? अच्छा, इसमें हमने इस पे बात कर रहे थे अबाउट एक फैसेट जॉइंट्स, सैक्रोइलेक जॉइंट और नीचे वाले जो हमारे वर्टेब्रा या मोरे हैं, इनका आमतौर पे ये देखें तो ये जो नीचे वाले 5 मोरे हैं जिसको हम लंबर वर्टेब्री कहते हैं, जिसमें पांचवा, चौथा, ये तीसरा, दूसरा, ये 5 जो है, इसमें चूंकि हरकत ज़्यादा होती है, हमारा मूवमेंट ज़्यादा है। ये ऊपर वाले जो मोरे हैं ये इनकी पसलियों की वजह से ये फिक्स होते हैं, इसमें मूवमेंट नहीं है। गर्दन वाले, इससे ऊपर वाले जो गर्दन वाले हैं, इनमें भी ज़्यादा मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से इनके मसाइल ज़्यादा होते हैं। ये जो है इसका वेट की वजह से आम तौर पे चौथा मोरा, ये वाला चौथे पांचवें मोरे की जो डिस्क है, उसके सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती। और उसके बाद ये जो नीचे वाले है, इसमें मसला आ सकता है, इसमें भी मसला आ सकता है। बट डिस्क के मसले के अलावा हम आम तौर पे फोकस हमारा डॉक्टर्स का या सर्जन्स का इन डिस्क्स पे रहता है। बट असल जो मसला जिसकी वजह से बैक एक ज़्यादा इशू होता है, वो कमर के पिछले हिस्से में मसाइल है। वो जब मोरे एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं तो इसमें पीछे देखें तो ये छोटे छोटे जोड़ होते हैं, इनको फैसेट जॉइंट्स कहते हैं। ये हर लेवल पे एक इधर यूं ये छोटे छोटे ये फैसेट जॉइंट्स है, और दोनों तरफ इस तरह से ये, और इनके ऊपर हमारी सारी जो मूवमेंट इसने मोरा ने या जो स्पाइन है जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी है, इसके साथ इसने मूव करना है, इसने साइडवेज भी टर्न करना है, इधर उधर मूव करना है, बेंड करना है, आगे की तरफ झुकना है, पीछे की तरफ झुकना है। ये सारी मूवमेंट्स में ये फैसेट जॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं। और ये फैसेट जॉइंट्स जो हैं ये उस तरह से जिस तरह नी जॉइंट्स हैं, इनके अंदर भी इसके ऊपर एक कैप्सूल होता है, इनमें सॉफ्ट बोन या कार्टिलेज होता है, इसके अंदर भी फ्लूइड होता है। तो इसका सारा आर्किटेक्चर वही है, लेकिन इसका बहुत छोटा साइज़ है, इसलिए नी जॉइंट तो अगर ख़राब हो जाए तो हम नया लगा लेते। बट ये इतने छोटे हैं कि इनकी ख़राबी अगर होती है तो इसमें हम नया कुछ नहीं कर सकते। हमें या तो ये है कि इसमें कुछ दवाई वगैरह डालते हैं शुरू में, ये सिर्फ मैं क्रॉनिक पेन की बात करूँ, जब क्रॉनिक हो जाएगा फिर वो हील नहीं कर रहा, उससे शुरू में तो जस्ट थोड़ा सा रेस्ट देंगे, गोली खाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, कभी फिजियोथेरेपी के साथ भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो रहा, पेन कर रहा है, परसिस्टेंट है, तो फिर जो हमारे पास ऑप्शन ये है कि एक तो हम इसके अंदर या इसके आसपास
स्टीरॉइड्स देते हैं जो इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं। जो हम दवाइयाँ खा रहे होते हैं आमतौर पे वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, उनको हम कहते हैं NSAIDs, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ज़्यादा लगातार खाने से मैदा ख़राब होगा, फिर हमारे गुर्दे भी ख़राब हो सकते हैं, तो इसलिए उनको लंबे अरसे के लिए हम नहीं दे सकते। तो कोशिश ये करते हैं कि क्रॉनिक पेन को ही, उसको पेन को ख़त्म करें ताकि आपको दवाई की ज़रूरत कम से कम हो और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, आप अपने काम पे जा सकें, अपने जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकें। तो उसके लिए हम एक तो तरीका यह है कि हम इनको जो ये फेसेट जॉइंट्स है इसके अंदर या इसके आसपास इंजेक्शंस लगाएं। अच्छा, इससे बहुत हद तक ठीक हो जाता है मसला। ज़्यादातर मरीज इससे ठीक होते हैं, उनको फिर समझाते हैं कि जी आपके जो बैक के मसल्स हैं इनको स्ट्रांग होना चाहिए, इसके लिए आप वॉक करनी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज समझाते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं ताकि ये इशू दोबारा ना हो। बैठना कैसे है, खड़े कैसे होना है, ये सब चीज़ें उनको ब्रीफ करते हैं, तो इससे आमतौर पर ठीक हो जाए। अगर खुदा न खास्ता ये ना भी मसला नहीं ठीक हो रहा, इक्का दुक्का कोई जोड़ है ज़्यादा, अगर उसमें ज़्यादा ख़राबी हो गई है और कॉन्स्टेंटली पेन कर रहा है, तो फिर एक और प्रोसीजर है जिसमें हम ये करते हैं कि इस जॉइंट की जो नर्व्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, उनको पक्का ब्लॉक कर देते ताकि ये सेंसिटिव ना रहे। उससे कोई नुकसान नहीं होता सिवाय इसके कि उस जोड़ का जो सेंसेशंस है या दुखन है या जो दर्द है वो नहीं आता। तो वो एक प्रोसीजर है, लेकिन आमतौर पे उस प्रोसीजर की भी ज़रूरत कम ही पड़ती है। अब उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जॉइंट है ये नीचे सैक्रोइलिक जॉइंट है, इसके साथ बोन्स लगी होती हैं। इस जगह जो बोन है पेल्विस की पूरी बोन यूं लग के तो ऐसे पूरा पेल्विस बनाती है। तो जो इसके ये सेक्रम बोन है और इसके साथ जो दूसरी आलियम बोन लगती है उसकी वजह से यहाँ पे एक जोड़ बन जाता है जो इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। इसका सिर्फ निचला एक 1/3 जो है ये मूव करता है, इसमें कुछ मूवमेंट ज़्यादा होती है। ऊपर वाला जो है ये बहुत हद तक फिक्स होता है, बट फिर भी इसके जो लिगामेंट्स हैं इसके ऊपर से गुजरते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स हैं, बॉडी का सारा वेट इन लिगामेंट्स पे आ रहा होता है। तो अगर यहाँ पे कोई लिगामेंट इंजर हो जाए और हील ना कर रहा हो और उसमें इन्फ्लेमेशन चलती जा रही हो, तो फिर ये है कि उसको हम उसमें भी इनिशली यही है कि थोड़ा स्टीरॉयड इंजेक्शन देते हैं, उससे वो इम्प्रूव हो जाता है मोस्ट, और फिर उसको पोस्चर करेक्शन, फिजियोथेरेपी, ये चीज़ें उसको सिखा देते हैं, समझा देते हैं कि भाई इसको कैसे करना है। अगर आमतौर पे ये सैक्रोइलिक जॉइंट का इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर बहुत मसला हो तो बाज़ दफ़ा इसको सर्जिकली फिक्स करना पड़ता है। अगर बिल्कुल जॉइंट लूज़ हो जाए और उसमें स्टेबिलिटी ना रहे तो फिर इसको सर्जिकली फिक्स करते हैं। ये उन जॉइंट्स के लिए जिनमें अभी इन्फेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन के साइंस हो तो फिर हम उसको स्टीरॉयड नहीं देते ये, लेकिन ये हम मैकेनिकल प्रॉब्लम के लिए बात कर रहे हैं कि जब मैकेनिकल मसला है, सिर्फ लिगामेंट की इंजरी है, इन जॉइंट्स का मसला इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसमें जो बाकी इस तरह की जो डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है वो भी कर सकती है। ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। इसके अंदर जो हमारे कैंसर का पेशेंट है उसकी जो कैंसर का फैलाव है, जो सेकेंडरीज है, मेटास्टेसिस है, वो इधर आ सकती हैं, उसकी वजह से पेन हो सकता है। तो इसलिए इसको हम अगर ज़्यादा मसला होगा, जो कैंसर पेन वाले हैं उनकी तो खैर हम नर्व्स को ब्लड जो नर्व्स निकल रही हैं इनको बंद करके तो हम उसको सेंसलेस कर देते हैं, बट कोई ना कोई तरीके से हम इस कोशिश करते हैं कि ये पेन ख़त्म हो ताकि पेशेंट की चलना फिरना आसान हो जाए, मोबिलिटी है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बड़ा थारोली एक्सप्लेन किया है कि कैसे कौन से जॉइंट में कौन सा पेन होता है। डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि आपकी मेरी ऑफ कैमरा एक डिस्कशन हो रही थी कि कई दफ़ा पेशेंट किडनी पेन समझता है। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम ये है कि डॉक्टर के पास आके मरीज़ ये नहीं कहता मैं बीमार हूँ, कहता मुझे निमोनिया हुआ है। तो डायग्नोसिस तो आपको पता है ना घर में आजकल हो जाता है, तो वो कहता है जी मुझे किडनी पेन है। तो आपने कहा कि कई दफ़ा रूल आउट करते हैं किडनी पेन को, तो तब चलता है कि पता चलता है कि वहाँ पे जो फैसेट जॉइंट्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम है। कि ये अदर वे अराउंड नहीं हो सकता? ओ देखिए, इसमें यह है कि अदर वे अराउंड जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है ना, इसमें ये सारी डिसीजंस पेशेंट ने खुद करनी है। वो डिसाइड करता है कि मैंने किस डॉक्टर के पास जाना है। अगर हेल्थ केयर सिस्टम इस तरह से हो कि पेशेंट को एक डॉक्टर के पास जाना हो जो कि जीपी है, एक उस एरिया के जीपी है, वो उसके पास जाता है, फिर जीपी डिसाइड करेगा कि अब आपको कहाँ जाना है। बिल्कुल ठीक है ना। अब पेशेंट जो परसेप्शन बनाता है वो अपनी मर्जी से बनाता है या मशवरे से बनाता है, किसी हमसाये ने बताया,
किसी ने अपने पिछले एक्सपीरियंस से उसको गाइड किया कि जी मुझे भी इस तरह का दर्द हुआ था तो मैं फलां के पास गया था, तो आप भी वहाँ चले, ठीक है ना। तो अब ये जो डिसीजन करना है कि जी अब मैंने कहाँ जाना है। और मैं आपको बताऊं, इसके लिए एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, ये क्वैकरी की वर्स्ट शेप है, क्योंकि आपका केमिस्ट, आपका रिलेटिव, आपका करीबी, हर बंदा अपनी जगह बहुत बड़ा कंसल्टेंट है। वो एक दफ़ा डॉक्टर कियानी के पास आएगा, दूसरी दफ़ा पेन खुद मैनेज करना शुरू कर देगा। हालांकि हर बंदे का बॉडी टेक्सचर मुख्तलिफ है, उसकी उस टाइम की नीड मुख्तलिफ है, हमें पता ही नहीं उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं इस वक्त, लेकिन हमारी चूँकि आदत से मजबूर है। एक तो ये है कि हम प्रोएक्टिव हैं इस मामले में काफ़ी, कि जी कोई मसला नहीं, मैं कर दें। दूसरा जो उससे भी ज़्यादा है कि हम मशवरा देने में बड़े वो आउट गोइंग है, तो और मशवरा देने में हम समझते हैं कि मैं मशवरा दूंगा तो लोग मुझे बड़ा समझदार कहेंगे कि हर चीज़ इससे पूछ के करो, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत होता है कि जी उसने कहा कि जी मेरा अपने एक्सपीरियंस से करेगा वो मशवरा देना, और साथ वो रीइश्योर करेगा कि बस तुसी एक दफ़ा जाना है, उसके अलावा कोई मसला ही नहीं, बाकी कोई मसला नहीं। तो मशवरा देना हमारा मशगला है एक लिहाज से कि जी हम मशवरा देते हैं, और जिस चीज़ का ना भी पता हो उसके बारे में हम पूरे कॉन्फिडेंस में। बिल्कुल सही। तो अब वापस आते हैं हम उसी पे कि हम जॉइंट को आमतौर पे फैसेट जॉइंट के जो पेन होती है उसको तब जाके पिक करते हैं जब सारी डिजीज़ उससे मिलते जुलते ओवरलैपिंग सिम्टम्स वाली डिजीज़ सारी को हम रूल आउट कर दें। इनफैक्ट वो पेशेंट, या एग्जैक्टली, वो पेशेंट जो है वो हर जगह से फिर क्या आता है, अगर उसको सबसे पहले उसको लगता है कि हाँ कोई बताएगा हमसाया या हमसाई कि जरा एक गुर्दे का दर्द लगता है मैंने, ठीक है ना, अगर उसको जो फेसेट जॉइंट्स के ऊपर वाले फेसेट जॉइंट्स है, अपर जो है लंबर एरिया के, तो उसमें अगर पेन होगा तो वो बिल्कुल किडनी की तरफ प्रेजेंट कर, जैसे किडनी पेन है कि वो बिल्कुल पसलियों के नीचे पीछे की तरफ होगा, आगे की तरफ रेडिएट कर सकता है। अब वो एक आम परसेप्शन जैसे है कि जी ये गुर्दा दर्द हो सकता है, वो गुर्दे वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, गुर्दे वाला भी उनको पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा, सारा देख के वो उसका देगा नहीं थोड़े गुर्दे ठीक हैं। अब चीज़ें चेंज हो गई, पिछले 10-20 साल में इम्प्रूवमेंट हुई है। अब आपको पेन मैनेजमेंट क्लिनिक्स या सेंटर्स या वो मिल जाते हैं जहाँ पे, तो डॉक्टर्स को भी अंदाज़ा है, वो रेफ़र कर सकते हैं कि जी आप फेसेट जॉइंट्स को चेक करा लें, आप किसी पेन वाले को चेक करा लें। अच्छा, ट्रीटमेंट, और उससे पहले एक सवाल, ट्रीटमेंट से पहले सवाल ये है कि आपको पता है ये दर्द ऐसा है जब ये प्रोलॉन्ग करता है तो पेशेंट को डिप्रेशन हो जाता है। अच्छा, अब मुझे बताइए ये जो बैक एक इंड्यूस्ड डिप्रेशन आप कितना देखते हैं, डिप्रेशन इंड्यूस्ड बैक एक कितना देखते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एग्जैक्टली इस तरह हो सकता है कि जो डिप्रेशन है उससे पेन हो सकते हैं, और जो पेन है परसिस्टेंट क्रॉनिक पेन जो है वो डिप्रेशन कर सकता है, या स्वेयर एंग्जाइटी के स्टेटस है वो कर सकते हैं। तो इसमें हमने तो ये किया हुआ है कि हम एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट जॉन बोनिका का भी ये था कि पेन एक अकेले आदमी का मैनेज करने वाला काम नहीं है, इट शुड बी ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बाकी डिसिप्लिन को मिल के इसको देखना है। तो हमने जो सेंटर है, हमारा जो सेंटर है, इसमें सेंटर का कॉन्सेप्ट ये है कि एक पेन सेंटर मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। तो हमारे साथ अब ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट है, एक फिजियोथेरेपिस्ट है। हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इनिशियल हिस्ट्री, वो पेन रिलेटेड हिस्ट्री भी लेती हैं, और पेशेंट की जनरल जो उसकी स्कोरिंग भी करके देती हैं इस टेबल्स के ऊपर, कि हमें इसकी एंग्जाइटी लेवल कितना है और इसका डिप्रेशन क्या है। तो उसके हिसाब से हम फिर जब बाकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, हम कुछ ना कुछ उसमें से, अगर तो रूटीन अगर बहुत स्वेयर प्रॉब्लम नहीं है तो हम रूटीन में कुछ ना कुछ मेडिसिन और कुछ उसकी काउंसलिंग वगैरह उससे लेकिन साइकोलॉजिस्ट एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पेन मैनेजमेंट की, जो सेटअप्स कहीं भी अच्छा अगर सेटअप बनाते हैं, साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट, उनके साथ आप एक कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मल्टीडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट के अंदर हमें फिजियोथेरेपिस्ट की भी साथ ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे होते हैं उसको फिजियोथेरेपिस्ट उसको एनहांस करती हैं, उस ट्रीटमेंट के जो फ़ायदे वो उसको बढ़ जाता है, रिहेबिलिटेशन में हेल्प, फिजिकल थेरेपी इटसेल्फ कुछ जगह पे बहुत फ़ायदा देती है, क्योंकि जब तक पेन रिलीव नहीं होता तो फिजिकल थेरेपी करना मुश्किल होता है, बट एक दफ़ा पेन रिलीव हो जाए फिर फिजियोथेरेपी करें, फिर आपकी वो रिहेबिलिटेशन, मसल्स दोबारा जो वीक हो चुके होते हैं वो वापस आते हैं, जॉइंट्स के लिगामेंट्स वो स्ट्रांग होते हैं, बोन स्ट्रांग होती हैं, तो वो चीज़ें हम मिला के तो फिर एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ। अब आते हैं हम इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की तरफ। पेन की आपने लो बैक पेन की रीजंस भी बता दिए, रिस्क फैक्टर्स भी बता दिए,
ट्रीट कैसे करना होता है, क्या करते हैं? देखिए इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल से लेके इन्वेजिव तक क्या क्या प्रोसीजर्स हैं? ठीक है, जो वैसे तो अगर हम देखें ना, तो जैसे हम कह रहे हैं कि हर एज में कभी ना कभी बैक होता है, हर एक को, बच्चों को भी है, बड़ों को भी है, नौजवानों को भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम वो खुद को ठीक हो जाता है, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, गोली खाते हैं, ठीक हो जाता है। अच्छा, जो उसमें बॉडी नीड्स रेस्ट इन सम केसेस, तो उसमें लेकिन रेस्ट का पहले तो किस कॉन्सेप्ट ये था कि जी अगर आपको स्वेयर बैक एक है तो आप 15 दिन के लिए बिस्तर पे लेट जाएं, हिलना नहीं। अब वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि आपने मोबिलाइज रहना, जितना हिल सकते हैं। जो लोग ज़्यादा लेटे रहे उनको बाद में मोबिलाइज करना या उनको चलाना फिराना मुश्किल होगा, वर्सन हो गया। तो अब नया कॉन्सेप्ट ये है कि आपने मोबिलाइज होना है, पेन को जल्दी ट्रीट करें और फिर मोबिलाइज, ताकि आपके मसल्स वीक ना हो जाए बाकी, ठीक है ना। तो इसमें अच्छा, जो लोग रेस्ट किया उसके बाद इवन फिजिकल थेरेपी, अगर फार्माकोलॉजिकल साथ थोड़ा बहुत वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, गोली शोली, फिर आप फिजियोथेरेपी के साथ आपको फ़ायदा होता है। और अगेन जो बाकी बचते हैं उनमें से मोस्टली ठीक हो जाते हैं, कुछ एक्सरसाइज के साथ, कोई रेस्ट के साथ, और कुछ थोड़ी बहुत एनर्जी के साथ। उसके अलावा जो कह लें 20% जो लोग 80% के अलावा जो बचते हैं, जिनको पेन परसिस्ट करता है, क्रॉनिक हो जाता है, 3 महीने से ज़्यादा गुजर जाते हैं, तो अब उनको कोई ना कोई इंटरवेंशन चाहिए होती है। वो इंटरवेंशन सर्जिकल भी हो सकती है। एक तो यह है कि आप सर्जरी करें, सर्जरी में यह है कि अगर तो रेलेवेंट है, बाज़ दफ़ा यह है कि हम थोड़ा सा पिटफॉल जो उसके अंदर है ना हमारे बाकी, वो ये है कि पेशेंट का जो बैक एक एंड शार्टे का, और अगर किसी भी जगह टांग में दर्द जा रहा है तो पहला रिफ्लेक्स हमारे जो कोलीग्स हैं, हमारे साथी हैं जो सर्जन हैं, उनके पास जब मरीज आता है तो वो कहते हैं जी MRI करा लो। मैंने बहुत दफ़ा पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको थॉरली एग्जामिन ही नहीं किया जाता। हालांकि हमारी टीचिंग बताती है कि पहले आप हिस्ट्री लें, अच्छी सी एग्जामिन करें, उसके बाद आप उसके, मेरे पास जो आएगा मैं सबसे पहले उसको डिटेल्ड हिस्ट्री लूँगा, फिर उसको एग्जामिनेशन करूँगा, फिर मैं उसका MRI देखना शुरू करूँगा कि इसमें क्या है। और अगर वो MRI उसकी क्लिनिकल जो फाइंडिंग्स हैं उसके साथ कोरिलेट कर रहा होगा, फिर मैं MRI की बात को मान लूंगा या उसके मुताबिक उसमें MRI इज नॉट द प्रायोरिटी, मैं उसकी ट्रीटमेंट प्लान नहीं करूंगा अगर पेशेंट में मुझे वो इशू नहीं नज़र आ रहे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सिर्फ MRI लगा के देखना शुरू कर देंगे तो फिर हम मिसगाइड हो सकते हैं उसकी वजह से, ठीक है ना। तो इसलिए हमने अगर इंटरवेंशन भी प्लान करनी है, विच में भी सर्जिकल इंटरवेंशन या हमें कोई इंजेक्शन ट्रीटमेंट करनी है, तो उससे पहले हमें उसको पेशेंट की जो सिम्टम्स है उसको कोरिलेट करना है और एक डायग्नोसिस, करेक्ट डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करनी। हमें ये एक MRI में हमें 3 डिस्क अगर बल्ज करती नज़र आ रही हैं, ज़रूरी नहीं कोई सारी डिस्क जो है वो उसको तंग कर रही हैं, उसको कोई एक डिस्क हो सकता है कोई भी ना कर रही हो। बाज़ दफ़ा ये भी है कि उसको कोई नहीं हो सकता फैसेट जॉइंट पेन कर रहा है, सैक्रोइलिक जॉइंट पेन कर, सूडोसाइटिक पेन है उसको, ठीक है। तो अब वो सब चीज़ों को रोल आउट करके जो पॉसिबल है, परफॉर्मेंस सिंड्रोम एक और है जिसमें मसल टाइट होता है, वो शार्टिक नर्व को दबा लेता है। तो ये सब चीज़ों को अगर हमने रूल आउट कर लिया है और अब नाउ इस्टेब्लिश्ड है कि जी हाँ यही डिस्क है जो हमें तंग कर रही है, तो उसमें फिर डिस्क, सिर्फ प्योर डिस्क के लिए एक तो ऑप्शन सर्जिकल ऑप्शन थी, आज हमेशा से चल रही है कि जी लोग उसमें वो यही करते हैं कि सर्जन जाके तो डिस्क को थोड़ा निबल करके और जो नर्व जिसको प्रेस कर रही है उससे उसको अलग कर देते हैं ताकि नर्व रिलीज हो जाए। बेसिकली मकसद ये है कि उसका प्रेशर ख़त्म हो जाए या बहुत कम रह जाए। दूसरा उसमें फिर ये था कि प्रॉब्लम चूँकि ज़्यादा है तो आहिस्ता आहिस्ता सर्जरी को भी था मिनिमल इन्वेसिव, छोटा एंडोस्कोपिक और ये चीज़ें अभी हैं, लेकिन स्टिल वो टोटली फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन उस तरह नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ये इन पैरेलल जो पेन क्लिनिक्स थे उन्होंने फोरामिनल या एपिड्यूरल स्टीरॉइड्स ऑफ़र किए। तो एपिड्यूरल स्टीरॉइड्स का देखा तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आने शुरू हो गए। और फिर स्पेशली अगर आप टारगेटेड एपिड्यूरल स्टीरॉइड करते हैं जिसको हम कहते हैं फोरामिनल एपिड्यूरल स्टीरॉइड, जहाँ पे एग्जैक्टली नर्व और डिस्क आपस में करीब होती हैं, तो उधर जाके तो हम कुछ थोड़ा सा स्टीरॉइड्स डालते हैं जो कि ज़्यादा इफ़ेक्ट वहीं उसी जगह करता है, बाकी बॉडी पे उसका असर कम से कम होता है, इसलिए उसकी कोई जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पेशेंट को उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, तो क्योंकि बाकी बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। तो लेकिन जो टारगेट एरिया है उसको मैक्सिमम इफेक्ट करती है, उसके जो स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, वो चीज़ें सेटल हो जाती हैं और उससे
प्रेशर नर्व के ऊपर से रिलीव होता है और पेशेंट जो है उसको फ़ायदा हो जाता है उससे। यानी पेशेंट नॉर्मल पब्लिश्ड जो आर्टिकल्स कह रहे हैं अमेरिकन जर्नल्स के ऑर्थोपेडिक्स के और बाकी वही कह रहे हैं कि 80% लोग जो फोरामिनल एपिड्यूरल स्टीरॉइड्स या एपिड्यूरल स्टीरॉइड्स लगवाते हैं उनको 80% ऑफ द टाइम उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बगैर सर्जरी के ठीक हो जाते। ये शार्टिक पेन के लिए, ठीक है, बड़ा हाई एग्जैक्टली। और इसके बेस पे अब ये हुआ कि जो चूँकि अमेरिका में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इंश्योरेंस बेस्ड है, तो इंश्योरेंस वाले जो है जो प्रोटोकॉल्स बनवाते हैं वो एविडेंस बेस्ड होता है। वो ये देखते हैं कि जी रिसर्च क्या कह रही है, तो उसके हिसाब से अब उन्होंने बाउंड कर दिया है कि जी आप डिस्क सर्जरी नहीं कर सकते जब तक आप पहले एपिड्यूरल नहीं लगाएंगे। बिल्कुल सही है। आप बहुत सारे If that doesn't work, then go for surgery. तो बहुत सारे सर्जन जो हैं वो खुद एपिड्यूरल लगाते हैं और उसका एविडेंस होता है कि हाँ मैंने 1 लगाया या 2 लगाए, अब नहीं ठीक हुआ तो अब मैं इसका सर्जरी करने जा रहा हूँ डिस्क की। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो जो सर्जन के पास जाएगा वो उसकी सर्जरी कर देगा, जो पेन स्पेशलिस्ट के पास आएगा वो उसको इंजेक्शन लगा देगा, और कोई ऐसी कोहेरेंट हमारा प्रैक्टिस एक्टिविटी नहीं है जिसको हम आपस में कहें कि जी नहीं सर्जन डिसाइड कर दे कि भाई आप जाके बास जगह पे वैसे है जो ऑर्गेनाइज्ड डिपार्ट सर है वो कहते हैं कि नहीं आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप जाके पेन वालों से ये एपिड्यूरल लगवा लें। जैसे हम मतलब मैं CMH में का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो उधर यही है कि जो स्पाइनल सर्जन के पास जाएगा वो देखेगा सर्जरी की ज़रूरत है तो वो उसको एडवाइस करेगा, वरना वो उसको पेन वाले डॉक्टर के पास। वेरी नाइस। तो इसका मतलब अब वो सिंक्रोनी डेवलप हो रही है और दिस विल हेल्प अस। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत कुछ आज इस डिस्कशन से लोगों को हेल्प हुई होगी। मैं चाहता हूँ कि आखिर पे अगर आप अपने कमर दर्द के मरीजों को खास तौर पे मैसेज देना चाहें तो यू हैव 2 minutes एंड दिस इज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। कमर दर्द के लिए पहली तो बात यह है जो चीज़ें जो हमने बताई कि जी रिस्क फैक्टर्स हैं, और बेहतर यह है कि हम उन सारी चीज़ों को अवॉइड करें ताकि दर्द होने से पहले हम उस नौबत ही ना आए कि हम वहाँ जाएं। अपने आप को लाइटली ना लें, अपने आप को फिट रखने के लिए जो एज के लिहाज से जितनी एक्टिविटी चाहिए उतने एक्टिविटी करें। जिसको जो 50 से ऊपर जिनकी एज है उससे वो वॉक तो करें ना कम से कम। ये मैं सबको इंसिस्ट करता हूँ कि जी आप वॉक करें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर स्लो वॉक कर सकते हैं, स्लो करें, ब्रिस्क कर सकते हैं, ब्रिस्क करें, कम बैठें, ज़्यादा चलें ताकि आपकी बैक के मसल ज़रा उनमें ये प्रॉब्लम आपको आए ना। लेकिन अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर उसको मैनेज करें। उसको मैनेज करने के लिए आपको जो एडवाइस है वो लेनी है कि आपको बजाय इसके कि फ़ौरन आप सर्जरी की तरफ सोचेंगे मुझे सर्जरी करवानी है, सर्जरी से पहले अब अच्छी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। फिज़ियोथेरेपी जैसे अच्छा है बहुत इस जगह पे, लेकिन शदीद दर्द में बाद दफ़ा फिज़ियोथेरेपी बहुत मुश्किल होती है। तो अगर अच्छा फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको बहुत अच्छा मैनेज कर लेगा। पेन क्लिनिक्स आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। अगर आपको इंजेक्शन से ठीक होने की उम्मीद है तो वो ज़रूर वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो वो आपको सर्जरी का मशवरा ज़रूर देंगे। उनको देना चाहिए कि अब आपको पेन से नहीं ठीक होना या नहीं हो सकते तो आप बेहतर है कि सर्जरी करवा लें। तो इस सीक्वेंस से यह है कि आप फ़ौरन कमर के दर्द के लिए या इवन शार्टिक पेन के लिए इनके लिए आपको जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं तो अच्छी हैं, लेकिन उसमें बाद में कुछ केसेस में जो कि काफ़ी बड़ा फिगर है इसमें एक ज़्यादा उसके कॉम्प्लिकेशंस बाद दफ़ा पेन फिर भी नहीं ठीक होता, पेन परसिस्ट करता रहता है और फिर एक दफ़ा सर्जरी हो जाए फिर दर्द को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उससे कम तर जो चीज़ें हैं उसमें फिज़ियोथेरेपी है और जो पेन मैनेजमेंट है वो बहुत सारे लोगों को उससे अच्छा फ़ायदा हो सकता है और वो अपनी लाइफ अच्छी गुजार सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक है, चलना फिरना उनका ठीक है और उससे वो मेंटेन कर सकते हैं ताकि वापस अपने काम पे जाए। हम तो ये देखते हैं कि जो अपने काम पे वापस चला जाता है वो हमारा टारगेट यही होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जॉब छूट जाते हैं और उसके लिए ये कि उसको अच्छा मैनेज करेंगे और आइंदा के लिए कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें ऐसी चीज़ों को। वज़न ज़्यादा ना हो, एक्सरसाइज अपनी पूरी करें, डाइट ठीक लें तो इंशाल्लाह ठीक रहेगा।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम से हमारे 2 टेक होम मैसेजेस हैं। पहला मैसेज ये है कि मैं हमेशा किसी भी प्रोग्राम जब भी किसी स्पेशलिटी में करता हूँ, कंक्लूजन यही होता है कि प्लीज़ खुद डॉक्टर ना बने, लोगों से मशवरा ना करें। जिस बीमारी का आपको सामना है उस बीमारी के डॉक्टर के पास जाएं। हमारा मसला ये है कि हमें रेफरेंस दिया जाता है, मैं फ़लाँ से ठीक हो गया था, और हम अपना केस ख़राब कर लेते हैं। हर मेडिसिन, हर प्रोसीजर, हर अप्रोच वो सबके लिए कस्टमाइज्ड होती है, सबके लिए एक जैसी नहीं होती। तो पहला तो ये हमारा टेक होम मैसेज है। दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब ने बात की कि प्लीज़ अगर आपको बैक पेन है, बहुत सीवियर पेन है, तो आउटराइटली सर्जरी के लिए मत जाइए। इस वक्त आपके पास अल्टरनेटिव मौजूद हैं, अगर उनसे आप बेहतर हो सकते हैं तो जो सर्जरी की पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं आप उनसे बच सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।